प्यारे बच्चों, आपका वाइस एकेडमी में मैं देवेंद्र ठाकुर स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपकी फर्स्ट यूनिट लाइफ प्रोसेस से क्या रहेगा? रेस्पिरेशन। क्या रहेगा? रेस्पिरेशन। तो बच्चों, रेस्पिरेशन जो है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग बीइंग का। बिना रेस्पिरेशन के कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। तो हमने क्या करा है? न्यूट्रिशन कर लिया। न्यूट्रिशन से हमारे जो हर सेल तक जो फूड है वो हर सेल तक पहुंच चुका। अब हर सेल तक फूड तो पहुंच चुका। अब अगर उसकी ऑक्सीडेशन मीन्स उस फूड से आप एनर्जी जनरेट करवानी है, उस फूड से जो एनर्जी जनरेट होगी वो किससे होगी? रेस्पिरेशन प्रोसेस से होगी। समझा की बात? तो रेस्पिरेशन से एनर्जी जनरेट होती है फूड से, और उस एनर्जी का यूज हम अपने बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए करते हैं। समझा रही बात? तो जो बच्चों रेस्पिरेशन है वो किस तरह से काम करती है वो आज हम इस टॉपिक में, ये प्रोसेस होता क्या है, उससे एनर्जी जनरेट कैसे होती है, ये सारी चीजें आज सीखेंगे। और वो रेस्पिरेशन कितनी तरह की होती है। तो बच्चों, रेस्पिरेशन में जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसकी एक आउटलुक ले लेते हैं। रेस्पिरेशन एंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन अमीबा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन फिशेस। तो ये आज के हमारे इस लेक्चर के टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो इनको अब हम स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आपने वाइज नीट एंड जेईई की ऐप को डाउनलोड करना है और अपने आप को रजिस्टर करना है बाय यूजिंग कूपन कोड ठाकुर। वाइज एकेडमी फर्स्ट 100 बच्चों को लाइफ टाइम फ्री एक्सेस देगी। तो बच्चों, गेट एनरोल एंड अवेल द ऑफर। बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। रेस्पिरेशन क्या होता है? तो बच्चों, जो रेस्पिरेशन होता है जस्ट इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ स्टोर्ड फूड इन सेल्स, उसको क्या बोले हम? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन सिंपल क्या हुआ? जो स्टोर्ड फूड होता है हमारे सेल में, जिसको हमने न्यूट्रिशन से अपने सेल तक पहुंचाया है बाई सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये क्या करेगी भाई? रेस्पिरेशन में CO2 बना, H2O बना, और साथ में एनर्जी बनी 38 ATP। ठीक है, ये एनर्जी बनी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम 6H2O, 6H2O, CO2 एंड 6 ऑक्सीजन, इस तरह से बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होती है वो एनर्जी जनरेट करता है, और रेस्पिरेशन इट इज टोटली अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कम्प्लेक्स जो फूड था हमारे पास, जो कम्प्लेक्स जो सब्सटेंस था वो सिंपल में कन्वर्ट हो गया। और उसमें क्या होता है? ये अपोजिट रिएक्शन होती है, क्योंकि उसमें भी CO2 H2O और एनर्जी सनलाइट से आती है, और वो क्या बनाती है? ये फूड जो है कार्बोहाइड्रेट बनाती है इसको, और विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन वहां से निकलता है। तो अपोजिट है दोनों। तो बच्चों, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है। समझा रही बात? तो यहाँ पे ये जो खाना है वो टूटता है, इसका टूटना भी काफी जरूरी है, और खाना टूटेगा नहीं तो काम नहीं होगा। समझा रही बात? यानी कि ये फ्यूल तो पहुंच गया सेल में, अगर वो ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो वो काम नहीं करेगा। समझा गया? तो बच्चों, ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, या जो मैंने बोला कि रेस्पिरेशन क्या? इट इज जस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ स्टोर्ड फूड इन सेल, तो जिससे क्या निकलती है? एनर्जी, और वहां से ये रिएक्शन लिख दो वो भी ठीक हो जाएगी। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी by combining with glucose ऑक्सीजन, by combining ऑक्सीजन with glucose, इन दोनों को कंबाइन कर रही है, और क्या रिलीज हो रहा है भाई? रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ CO2 वाटर एंड ATP। CO2 वाटर एंड ATP की ये रिलीज होती है। तो बच्चों, ये जो रेस्पिरेशन है वो कितनी तरह की है? टू टाइप्स की होती है। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है हमें, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस का होना एरोबिक रेस्पिरेशन में जरूरी है, एसेंशियल है। पर एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। किसकी? इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो बच्चों, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यहाँ लिखा है ना, बेस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन रिक्वायर ऑक्सीजन। इस तरह के रेस्पिरेशन को क्या चाहिए भाई? ऑक्सीजन की जरूरत होती है इस तरह के रिएक्शन को। ठीक है, ये ऑक्सीजन चाहिए इस तरह के रिएक्शन को एरोबिक रेस्पिरेशन में।
So it is called aerobic respiration. During aerobic respiration, the complete oxidation of carbohydrate takes place. इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे मैंने रिएक्शन पीछे करी थी C6H12O6 प्लस O2 दैट गिव्स यू CO2 एंड H2O। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट हो रहे हैं अलोंग विद एनर्जी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कन्वर्ट हो रहा है उसमें इनऑर्गेनिक में, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही थी उसकी। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है, बट इट स्टार्ट्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जो हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, या जब ऑक्सीजन बहुत कम होती है उस टाइम भी ह्यूमन बीइंग में भी होती है, तो वो कंडीशनल होती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। पर एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या ध्यान रखना, उसमें इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। और इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो ईस्ट का, ईस्ट। और उसमें क्या बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट, ये साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होती है बच्चों, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जरूरत नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया में ये कंप्लीट नहीं होती। और ये मैंने एग्जांपल क्या दिया इसका, ये ईस्ट में आप देख सकते हो इसको, और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पर हम ईस्ट का एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्विसिए। जो बायोलॉजिकल नेम क्या है इसका, सैक्रोमाइसिस सर्विसिए। ये काफी कॉमनली यूज होता है, आपको करियाना स्टोर में भी मिल जाएगा ईस्ट, ठीक है ना, क्योंकि इसका यूज हम अपने किचन में भी करते हैं, और जो ब्रिवरेजेस इंडस्ट्री है वो भी करती है, ठीक है। तो इसका यूज जो आपके पास बेकरी है, जो इंडस्ट्री है, जहाँ बेकरी के प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ भी इसका यूज होता है। तो ये काफी कॉमनली मिल जाता है, सैक्रोमाइसिस सर्विसिए। इट इज ईस्ट मींस फंगस है, ठीक है। तो ये क्या करता है बच्चों, ये ग्लूकोज को, जो ऑर्गेनिक फूड जो ये ले रहा है, क्योंकि ऑटोट्रोपिक होता है, इस फंगस जितनी भी होती हैं वो क्या है, इट्रोट्रोपिक होती हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती, सैप्रोफिटिक होती है, ठीक है। इस क्या है, सैप्रोफिटिक है, और इट्रोट्रोपिक इन न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कन्वर्ट दिस ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल C2H5OH CO2 एंड विद रिलीज ऑफ 2 ATP। तो इसमें एनर्जी कम होती है, तो इसने ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एक दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया है, और साथ में CO2 रिलीज हुई है और 2 ATP देता है, एनर्जी कम प्रोड्यूस हुई। क्लियर है बच्चों। तो जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं उसको हम एक बार कर लेते हैं। तो बच्चों बिल्कुल आसान है, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन में इस साइड लिखूंगा, एनारोबिक के इस साइड लिखूंगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें नहीं चाहिए, ऑक्सीजन इसमें नहीं है रिक्वायर्ड, इसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो ये दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो कहाँ होती है, वो साइटोप्लाज्म में वी कैन से शुरू होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट हो जाती है। तो इट टेक्स प्लेस पार्टली इन साइटोप्लाज्म and partly in माइटोकॉन्ड्रिया। मैं इसको समझाता हूं क्या बोलना चाह रहा है ये बच्चों। यहाँ पे सिंपल चीज है, जैसे आपके पास यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ग्लूकोज का बना रहा हूं मैं C6H12O6, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन होती है। पहले तो क्या होता है इसमें, ये साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, साइटोप्लाज्म में किसमें कन्वर्ट होता है, ये पायरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पायरुविक एसिड में, C3H4O3 इसमें कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हुआ ये, C3H4O3 में 3 कार्बन कंपाउंड है, ये साइटोप्लाज्म में ही कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, जैसे सेल होता है ना हमारे पास, वो माइटोकॉन्ड्रिया तो रहेगा उसमें, ये पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन कंपाउंड जो वो किसमें एंटर कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है ये, तो क्या बन जाता है इसका, CO2 प्लस वाटर प्लस 38 ATP। इस तरह से ये कंप्लीट होता है, यानी कि ये स्टार्ट तो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में जो हमारे पास ग्लूकोज है वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, पायरुविक एसिड में। और पायरुविक एसिड देन इट एंटर इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में फिर उसकी ऑक्सीडेशन होती है, और वो CO2 H2 और 38 ATP जनरेट कर जाता है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ तो 2 ATP निकली है,
तो यहाँ पे 36 एटीपी जनरेट होती है और टोटल जो होती है वो 38 एटीपी जनरेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये किसमें होगी बच्चों, ये साइटोप्लाज्म में ही होती है, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म में होगी, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। हम एक और डिफरेंस कर लें कि इसमें जो ऑर्गेनिक, जैसे ये ऑर्गेनिक था, ये ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस था इसकी ऑक्सीडेशन हुई और इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही दी, क्या दिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस केस में जैसे हमारे पास C6H12O6 था, इसने क्या दिया है, अगर ये ईस्ट में फोर्स है ये, तो इसमें किस तरह से बन रहा है, ये तो बनेगा ही बनेगा इसका पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में, और साथ में एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, C2H5OH इथाइल अल्कोहल बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा। तो ये जो इथाइल अल्कोहल है बच्चों प्लस 2 ATP लिख दूं, ATP है ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल, तो ये ऑर्गेनिक ही बना है, इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड था, पर ये H का जो प्रोडक्ट है वो भी ऑर्गेनिक ही बना। पर एरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, कैसा, वो ऑर्गेनिक में किसी और टाइप का ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गया। क्लियर है। एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, एक पॉइंट और आप बता सकते हो कि इसमें भाई एनर्जी ज्यादा निकलती है, कितनी निकली, 38 ATP टोटल एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में, और इसमें लेस एनर्जी रिलीज होती है, 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपके बने। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम एक्टिविटीज की तरफ, जो आपके NCERT की बुक्स हैं। हमने आपसे कमिटमेंट की थी कि आपकी एक्टिविटीज को भी नहीं छोड़ा जाएगा, आपकी हर कंसेप्ट को, हर टॉपिक को, हर लाइन को, हर वर्ड को एक्सप्लेन किया जाए। तो यहाँ पे आपकी जो एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंट है, उसको हमने कैसे करना, तो यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि क्या एक्चुअल में जब हम रेस्पिरेशन में क्या CO2 ही बनती है। तो यहाँ ये जो एक्टिविटी है बच्चों, ये एनिमल्स के बारे में, रिलीज ऑफ CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। क्या रेस्पिरेशन में क्या CO2 ही निकलती है एनिमल्स में, उसको कैसे प्रूव किया जाए। तो बच्चों यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन देख लो, यहाँ पे क्या करना है आपने, फर्स्ट कंडीशन जो है वो लाइम वाटर जो आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। लाइम वाटर कैसा होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। 2 टेस्ट ट्यूब ली और इनमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर आपने डाल दिया, और ये जैसे डेमोन्स्ट्रेशन दिखती है इस तरह से इसका सेटअप करना है। फोर्क लिया है 2 विद होल, 2 होल है दोनों में। यहाँ पे एक ये डिलीवरी ट्यूब है, इस डिलीवरी ट्यूब को आपने लाइम वाटर में डिप करना है, ऐसे ऊपर नहीं रखना है इसको क्या करना है, डिप करना। और एक ट्यूब यहाँ पे एग्जिट के लिए, तो इसको थोड़ा ऊपर ही रखना है, लाइम वाटर से ऊपर रखना है। यहाँ भी सेम सेटअप करा। अब क्या करना है आप लोगों को, अब लंबी सांस लेनी है, ब्रीद इन करना है, देन इस डिलीवरी ट्यूब से क्या करना है आपने, एक्सहेल कर देना, सांस इसमें छोड़ देना। ठीक है, फिर आपने ऑब्जर्वेशन नोट करने की क्या हो, ठीक है, लाइम वाटर को क्या हो वो देखना। ठीक है, इसमें आपने सिरिंज ली है, दूसरे बी पार्ट में सिरिंज ले ली, जो इंजेक्शन वाली सिरिंज होती है, उसको ऐसे हवा में उसको खींच लो, और इसमें एयर आ जाएगी। एयर में मिक्सचर होता है, उसमें CO2 भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, और गैसेज भी होगी। ठीक है, अब जब हम इसको भी क्या करेंगे, इसी जो डिलीवरी ट्यूब है यहाँ से इसको सिरिंज को प्रेस करना है, और ये इसके बबल भी, यहाँ एयर जो है ऐसे बबल की फॉर्म में आती जाएगी, इसकी भी ऐसी आएगी। समझ रही बात। अब हमने ऑब्जर्व करना है, क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे जो गैस ब्लोन करी थी, जो हमने वी कैन से एयर जो ब्लोन आउट करी थी इसमें ए में, तो उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ ये मिल्की हो चुका है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की हो जाएगा, एकदम होगा, सडन हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, लाइम वाटर मिल्की क्यों होगा, क्योंकि अगर CO2 ये पता ना, CO2 जो है इट टर्न लाइम वाटर मिल्की, क्यों, क्योंकि मिल्की क्यों होता है वो मैंने बताया था ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है लाइम वाटर में, ये ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, और जब CO2 पास की तो इसने क्या बना दिया बच्चों, CaCO3 बन गया है, जो मिल्की अपीयरेंस देगा प्लस H2 ये बन जाता है। तो इसमें तो एकदम बन गया, इसमें टाइम लगेगा, इसमें होगी मिल्कीनेस, इसमें भी आएगी, पर स्लो आएगी। समझा रही बात। तो हमने तो यहाँ देखना है कि जो हमने एक्सहेल करी है एयर, या एयर ब्लोन करी है इस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर में, तो वो एकदम कैसे हो गया है, मिल्की। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो रेस्पिरेशन से जो CO2 जनरेट होती है, ठीक है, रेस्पिरेशन से क्या जनरेट होती है भाई, CO2। तो जैसे यहाँ से हमें पता चला जो CO2 आ रही है वो कहाँ से आ रही है, रेस्पिरेशन से। पता है ना, रेस्पिरेशन क्या होता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, दिस गिव्स यू CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी।
ठीक है। ये तो ये CO2 जो आ रही थी ये कहाँ से आ रही है, बर्निंग ऑफ फूड या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या कंबशन ऑफ फूड। यहाँ पे कंबशन बोलेंगे, यहाँ पे कंबशन ऑफ फूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कंबशन ऑफ फूड से क्या निकलती है, CO2। क्लियर है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, और एरोबिक रेस्पिरेशन से, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ना हम, ऑक्सीजन हमें चाहिए सर्वाइवल। अब हम बात करें दूसरी एक्टिविटी जो आपके पास है, वो एक्टिविटी 6.5 है। क्या और ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, यहाँ पे ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए एक्टिविटी है। किसके लिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन की एक्टिविटी है। पीछे वाली वो एरोबिक रेस्पिरेशन की एक्टिविटी थी। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, पूरा ही लिख देता हूं, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो उसमें ऑक्सीजन की हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ऑक्सीजन की तो जरूरत नहीं पड़ती। क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी CO2 निकलती है, ये हमने यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्टिविटी से प्रूव कर। अब बच्चों इसको कैसे करना है, इसमें क्या करा आपने, ये डेमोन्स्ट्रेशन दिख रही है सबको। इसमें आपने शुगर सोल्यूशन लेना है या फ्रूट जूस डाल दो, शुगर सोल्यूशन बना के डाल दो, और उस शुगर सोल्यूशन में आपने क्या डाला, ईस्ट। क्या डाला बच्चों, ईस्ट, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, सेक्रोमाइसिस सर्विसिए। तो ये तो ईस्ट जो है कॉमनली यूज होता है किचन में, मैं बता रहा हूँ किचन में यूज हो जाता है। ये आपके जो करियाना स्टोर में इजीली अवेलेबल होता है, किसी भी करियाना स्टोर में जाओ वहाँ आप ईस्ट मांगो, वो मिल जाता है। ठीक है, तो ईस्ट हमने क्या करा, ये फंगस है, ईस्ट क्या है बच्चों, फंगस। और फंगस है तो ये हीटरोट्रोपिक होता है, अपना खाना तो नहीं बना सकता। तो ये भी ऑर्गेनिक जो फूड होता है, जो प्लांट्स बनाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट है, उनको उन्हीं से ही अपना खाना लेता है। तो यहाँ पे शुगर डाल दी। ईस्ट क्या करेगा, ईस्ट क्या करेगा शुगर की, इसको फूड एज ए फूड यूज करेगा। शुगर जो ग्लूकोज भी हम इसको ले रहे हैं, वैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है उसमें। जो फ्रक्टोज शुगर जो दो जो क्या बोलते हैं, शुगर दो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज से। अगर फ्रक्टोज भी है वो भी कन्वर्ट हो जाता है, जब उसकी रेस्पिरेशन होनी हो तो किसमें, ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है वो। ठीक है, उस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की ही। अब इस में हो रही है तो ग्लूकोज क्या कर रहा है, C6H12O6, ये तो है ही है शुगर में। यहाँ पे ईस्ट लिख दिया मैंने, ईस्ट ने क्या करा है, इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। ईस्ट एनारोबिक हमें पता है। अब क्या बनेगा इसका, इसका जो बनेगा C2H5OH बन जाएगा, प्लस CO2 प्लस 2 ATP, ये देता है आपके पास 2 ठीक है, ये देते हैं, ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ हमने वो चीज प्रूव करनी है, क्या एक्चुअल में ये CO2 देता है। वो कैसे करना है, अब सिंपल है, लग गया पता। जैसे ही शुगर और ईस्ट डाला हमने उसमें, इसको बंद कर दिया, यहाँ डिलीवरी ट्यूब है। तो ये जब यहाँ पे ये इस तरह का प्रोसेस होगा, इसको हम फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा। जो इसके बॉडी में पहले ये क्या करेगा, शुगर जाएगी सेल में, और उस सेल में फिर वो जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेकडाउन होगी। पर ये किस में होती है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। ये किस में होती है, ये साइटोप्लाज्म में। एनारोबिक है तो साइटोप्लाज्म नहीं होगी। तो यहाँ से फिर जो हमने यहाँ डिलीवरी ट्यूब देखो, यहाँ पे दिख रही है भाई डिलीवरी ट्यूब, इसमें भी क्या डाला है, लाइम वाटर। लाइम वाटर कैसा होना चाहिए, कंडीशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड। लाइम वाटर है, इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। इसमें क्या होगा, दोबारा यहाँ पे गैस आएगी इस डिलीवरी ट्यूब से, और ये लाइम वाटर में जब मिक्स होगी तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो इस चीज से, इस एक्सपेरिमेंट से, इस डेमोन्स्ट्रेशन से हमें क्या पता चला कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें भी CO2 रिलीज होगी, एंड प्रोडक्ट CO2 बनता है। तो CO2 एरोबिक रेस्पिरेशन में भी आएगी और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी जनरेट होगी, दोनों में CO2 बनेगी। तो इस चीज से हमें यहाँ पे पता चला। तो बच्चों बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो किस तरह से होती है उसको अब हम समझें। ये ब्रीफ कर दिया हमने, ब्रीफ कर दिया है। यहाँ पे जो डिस्कस करा यहाँ पे वो एक बार दोबारा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा उसका फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमें पता है कि ये जो जितनी भी रिएक्शंस हो रही है ये किसी एक सेल में हो रही है। किसमें हो रही है, सेल में। चाहे वो ईस्ट का सेल है, चाहे हमारा सेल है, चाहे वो किसी और का सेल है, चाहे प्लांट का सेल। ठीक है, तो वो सेल के अंदर ये जो रेस्पिरेशन है वो हो रही है। समझा गया। तो बच्चों इसमें हम क्या समझेंगे, देखो जो ग्लूकोज है वो हमारी जो
साइटोप्लाज्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरूवेट। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है पहले बच्चों? पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। पर ये किस में हो रही है? ये जो रिएक्शन होगी वो किस में होती है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज इट गेट कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड है और साथ में एनर्जी निकल रही है कितनी? 2 ATP। कितनी भाई? 2 ATP। तो ये साइटोप्लाज्म में ये होगा, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन है चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये स्टेप तो होना ही है जिसमें ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होगा? पायरूवेट में। पायरूवेट क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है जिसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? C3H4O3। C3H4O3 क्या फार्मूला होता है पायरूवेट का? C3H3O3, C3H4O3 ये फार्मूला रहेगा बच्चों इसका। पायरूवेट का 3 कार्बन कंपाउंड है, ये साइटोप्लाज्म में। अब क्या होता है? अगर इन द अब्सेंस ऑफ लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात करें लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये बैक्टीरिया का लिखा हमारे मसल्स में भी हो जाता है। ठीक है, जो जैसे मसल्स में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको बच्चों। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो C6H12O6 है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इट गेट कन्वर्टेड इनटू C3H4O3। ये पायरुविक एसिड है, किसमें? पायरुविक एसिड में यूज होता है, कन्वर्ट हो जाता है, प्लस ATP यहाँ पे निकलती है 2। ठीक है, 2 ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। कितने हो रहे हैं भाई? 2। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये साइटोप्लाज्म में ही अगर हो रहा है, मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ही जब अगर ये रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा बच्चों? ये जैसे मैंने ईस्ट का लिया है, ईस्ट सेल में हो रही है तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? C2H5OH, इथाइल अल्कोहल देगा प्लस CO2 देगा प्लस 2 ATP। जो नेट गेन होगी वो कितनी होगी? 2 ATP एनर्जी की होगी। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये बनेंगे। क्लियर है? अगर यही चीज हमारे मसल्स में, कई बार क्या होता है, हम इंटेंस एक्सरसाइज करें, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो इंटेंस एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे मसल सेल को तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी तभी चाहिए जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो ऑक्सीजन वहां मसल सेल तक उतनी नहीं पहुंच पा रही है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में। किसमें? अगर ये यही चीज तो है, बनना तो पायरुविक एसिड है, पर पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जैसे हमारे मसल है बच्चों, पायरुविक एसिड मसल्स में अगर लेस ऑक्सीजन है, अब्सेंस या लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में अगर हमारे मसल्स की बात करें तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है? वो कन्वर्ट होगी बच्चों लैक्टिक एसिड में। किसमें? लैक्टिक एसिड। CH3CHOH ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, और प्लस 2 ATP जनरेट होती है ओनली इसमें। ये क्या बना बच्चों? लैक्टिक एसिड। क्या है ये? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है मसल्स में जब हमारे पास ऑक्सीजन कम हो जाती है ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। और इसी से जो ये जो हमारे पास लैक्टिक एसिड बना है, ये हमारे उसमें मसल्स में या हमारी बॉडी में जब इसकी अकोमुलेशन हो जाती है तो हमें क्रैम्प्स आ जाते हैं, हमें दर्द होने शुरू हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो क्रैम्प्स जो आते हैं वो जब कई बार तुम क्या करते हो कि जैसे बहुत दिनों के बाद एक एक्सरसाइज कर लिया, कोई गेम खेल ली तो आपको दर्दें शुरू हो जाती हैं, क्रिकेट खेल लिया तो बाजू में दर्द होने शुरू हो जाएगी। उस टाइम तो नहीं होगी, बाद में होगी। क्यों? क्योंकि आपने जब प्रैक्टिस करी, उसकी खेले तुम, तो बहुत सारी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट हुई, पर मतलब आप खेल ही रहे हैं कंटिन्यूसली और आपको एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी इंस्टेंट जो एनर्जी आ रही थी वो इससे आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे उतनी ऑक्सीजन जितनी चाहिए वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही थी आपके मसल्स तक, और वहाँ एनर्जी तो आपको चाहिए थी उस दौरान, तो वो क्या बना रहा है वहाँ पे? लैक्टिक एसिड। और जब लैक्टिक एसिड अकोमुलेट होगा तो वहाँ पे क्रैम्प्स आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे बात कर रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है। ये जो ऑक्सीजन जब प्रेजेंट है तो वो हमने तुम्हें बताया, उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होगा तो पहले तो सेम ग्लूकोज पायरुवेट में टूटेगा, पायरुविक एसिड में टूट जाएगा, और पायरुविक एसिड फिर या पायरुवेट किस में एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में एंटर करेगा बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही पायरुवेट जो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यही कंबाइन करेगा, ये यहाँ नहीं करेगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में तो सीधा पायरुवेट में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, ऑक्सीजन का यूज होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके होगा। लग गया पता? ये नहीं है
यहाँ पे कि वो साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा, ओनली एंजाइम एक्शन से ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड या पायरुवेट, उसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों फिर क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP। माइटोकॉन्ड्रिया में लिखेंगे तो इस तरह से बनेगा कि जो 2 ATP थी वो यहाँ पे जनरेट हो रही है पायरुवेट में। जब पायरुविक एसिड बनता है तो ATP जनरेट होती है। तो क्लियर है, तो वहां पे इस तरह से इस डायग्राम को एक बार ध्यान से समझना है, और नहीं समझाए तो आप हमारे साथ कम्युनिकेट भी कर सकते, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जब आपका डाउट सॉल्विंग सेशन होगा उस टाइम भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, अपने डाउट दूर कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं, रेस्पिरेशन इन अमीबा। अमीबा में रेस्पिरेशन कैसे होती है बच्चों, सबको पता, आपको पता है कि जो अमीबा है वो क्या है। अमीबा एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में रहता है ये। ठीक है, अब इसको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, चाहिए ना, रेस्पिरेशन के तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन ये कैसे लेगा, और खाना तो देखा है ना हमने, खाना कैसे उसने लिया, न्यूट्रिशन इन अमीबा हमने देखा था कि वो अमीबा जो है वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है। ठीक है, अब वहां पे उस खाने की रेस्पिरेशन जरूरी है, तभी तो वहां पे एनर्जी जनरेट होगी और उसके बायोलॉजिकल फंक्शन कंटिन्यू होंगे उस एनर्जी की हेल्प से। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, एक्वाटिक एनिमल है तो जो पानी में जो ऑक्सीजन होती है ना वो बहुत कम अमाउंट में होती है। एटमॉस्फेयर में जितनी ऑक्सीजन होती है उसका 1/8 अमाउंट ऑक्सीजन का वाटर में डिजोल्व में रहता है। समझा कि बात, वाटर में 1/8 डिजोल्व रहेगा। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं लाइक फिशेज, उनका देखना, उनका ब्रीदिंग रेट जो है वो फास्ट होता है, वो बहुत फास्ट तरीके से क्या करती हैं, आप उसके मुंह को आप जल्दी जल्दी खुला और बंद करती है, खुलती है और बंद करती है, पानी को गिल से बाहर निकालती जाएगी। इनका जो रेट है वो काफी ज्यादा होगा, ब्रीदिंग रेट। समझ आ रही है। तो यहाँ पे एक्वाटिक एनिमल, क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन कम होती है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कहाँ है, पानी में। तो अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर कैसे जाएगी, डिफ्यूजन से जाएगी। बच्चों एक चीज दिमाग में बिठाओ कि जो रेस्पिरेशन है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, चाहे आप सो रहे हैं जाग रहे हैं 24 घंटे चलेगा, हर टाइम चलेगा, हर सेकंड चलेगा, हर मिनट चलेगा। समझा रही, कंटिन्यूअस होता है। तो क्योंकि एनर्जी की हमें जरूरत पड़ रही है। समझा रही बात, जब तक गाड़ी में फ्यूल होगा तभी तक गाड़ी चलेगी। समझा रही बात, अगर हमारी बॉडी चल रही है, लिविंग है हम जब तक, तो रेस्पिरेशन भी कंटिन्यू रहेगा। समझा की बात है, जिस रेस्पिरेशन खत्म तो बॉडी खत्म, वो ऑर्गेनिज्म खत्म। ठीक है, तो रेस्पिरेशन, यहाँ ऑक्सीजन तो कहाँ है, वाटर में है, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन तो कंटिन्यू हो रहा है। जो फूड है ना इसके पास, वही लिख रहा हूँ मैं दोबारा, C6H12O6, इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे, और इसका CO2 जनरेट होता है, और H2O पता है ना बच्चों ये तो, और जो है एनर्जी भी जनरेट हो रही है। हम सीधी सी बात करें, एनर्जी भी जनरेट हो रही है। अब देखो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी सॉल्यूट पार्टिकल की। द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। समझा की बात, कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है बच्चों, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर सोल्यूशन, या पर्टिकुलर सोल्यूशन बोल दो, पर्टिकुलर सॉल्वेंट बोल दो, एक ही बात। तो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, कंज्यूम हो रही है ना यहाँ पे ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है। रेस्पिरेशन कंज्यूम होगी तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द अमीबा, या अमीबा के जो सेल है उसके अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो डिक्रीज होगा, इसका मतलब जो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कम होगी, और जो ऑक्सीजन है वाटर से वो डिफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी। क्लियर है, ऑक्सीजन अंदर आ गई, जो और फूड पार्टिकल है वो दोबारा उसको ब्रेक डाउन करता जाएगा। तो रेस्पिरेशन तो यही हो रही है, तो ऑक्सीजन ऐसे अंदर आ रही है। समझा की बात। अब यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट है वो CO2 है और वाटर एनर्जी है, वाटर और एनर्जी तो यूज कर लेगा ऑर्गेनिज्म, करेगा। अब ये जो CO2 यहाँ तो बन रही है, यहाँ पे बन रही है, इस अमीबा के अंदर जो है वो CO2 बन रही है, कंटिन्यूसली फॉर्म हो रही है, रेस्पिरेशन भी कंटिन्यूस होगा, CO2 भी बन रही है, कंटिन्यूसली बन रही है। अब क्या होगा, ये जो CO2 है इसका अमाउंट अमीबा के सेल के अंदर ज्यादा होगा, अमीबा की बॉडी के अंदर ज्यादा होगा। सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज आउट हो जाए, तो यहाँ भी डिफ्यूजन से CO2 बाहर से। तो इस तरह से ये एक्वाटिक जो एनिमल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा है, वो रेस्पिरेशन शो करेगा। ठीक है, क्लियर है ये।
तो बच्चों अब हम करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होती है। ये भी बहुत सिंपल है बच्चों, जब हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था तो उस टाइम उस टॉपिक को हमने यहाँ पे रिलेट करना है। तो देखो बच्चों, जो रेस्पिरेशन होती है प्लांट की, पहले हम यहाँ पे इसको देख लें। ये वाली दिख रही है भाई डायग्राम, यहाँ पे ये प्लांट की रूट्स हैं, स्टेम है और लीव्स है। समझा रही बात। मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, बच्चों आपने जो 9th में टिश्यू पढ़े थे, जो मरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, उनमें रेस्पिरेशन बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट रेट के साथ होगा। ठीक है। और जो बर्ड्स बन रहे हैं, जैसे फ्रूट की राइपनिंग हो रही है, फ्रूट डेवलप हो रहा है, तो वहां पे रेस्पिरेशन की ज्यादा जरूरत होती है। बाकी जो प्लांट है वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है और उसको कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो बाकी जगह जो रेस्पिरेशन है वो स्लो होता है। ठीक है। तो बच्चों जो प्लांट है उसमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होती थी वो हमें पता है ना। चलो एक बार दोबारा देखेंगे। पहले यहाँ देखो, यहाँ पे तीनों जगह पे लीव, स्टेम और रूट में कैसे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है रेस्पिरेशन की, उसको हम देखेंगे। अब बोला इन लीव्स रेस्पिरेशन अकर थ्रू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। वहां पे पत्तों में जो रेस्पिरेशन होती है, वहां पे जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती हैं इनटू द सेल ऑफ लीव। अब ये इसको समझेंगे। अब बोल रहा है इन रूट्स रेस्पिरेशन अकर बाय डिफ्यूजन फ्रॉम एयर प्रेजेंट इन सॉइल पार्टिकल टू द रूट। तो रूट में क्या हो रहा है, जो गैस है बच्चों ऑक्सीजन, वो सीधी प्लांट में चली जाती है और रूट में वो रेस्पिरेशन करती है, ब्रेक डाउन करती है स्टोर्ड फूड का इनटू CO2 H2O एंड एनर्जी में। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो रूट्स के थ्रू ही, वहां पे रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर में लेयर होती है एपिब्लेमा, एपिब्लेमा लेयर में ये ऑक्सीजन जो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वही है रेस्पिरेशन कंटिन्यूस होता है, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रूट्स सेल में क्या होगा, कम होता जाएगा, और जो ऑक्सीजन जो है वो वी कैन से सोइल में प्रेजेंट है वो वहां पे डिफ्यूज इन हो जाती है और वहां पे रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है। तो बच्चों अब हम करें रेस्पिरेशन जो होती है स्टेम में वो कैसे होती है। समझा रही बात। जैसे सेम चीज है, जैसे हमने समझा वो कंसेप्ट यहाँ भी लगे, पर यहाँ देखना है कि उनमें ऑक्सीजन कहाँ से एंटर कर रही है। उसमें तो पानी से एंटर करी थी ना, बाकी चीज सेम है। इसमें कहाँ से करेगी, स्टोमेटा से करेगी, बाकी चीज रेस्पिरेशन सेम है। यहाँ पे जो स्टेम है, स्टेम में क्या होगा, रेस्पिरेशन अक्सर थ्रू स्मॉल पोर्स, ये परमानेंट पोर होते हैं बच्चों, जो ओल्ड स्टेम होती है उनमें लेंटिसिल्स बन जाते हैं और वहां से गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है। और जो प्लांट होता है उनमें एयर स्पेस रहता है, और उस एयर स्पेस में जैसे ये लेंटिसेल्स है, लेंटिसेल्स से एयर जो अंदर चलेगी उसमें ऑक्सीजन CO2 गैसेस रहेंगी, वो एक्सचेंज हो जाती हैं। सेम यहाँ भी, इसमें भी उसी तरह से। चलो हम एक लीफ का समझ लें, जैसे बच्चों इसको समझें, वही चीज होगी। अब यहाँ पे लीफ है, उसमें बस एंट्री कहाँ से हो रही है, स्टोमेटा से। स्टेम है, वहां पे एंट्री ऑक्सीजन की कहाँ से हो रही है, लेंटिसेल से। तो रूट है, वहां पे एंट्री ऑक्सीजन की कहाँ से हो रही है, सॉइल से सीधी एंट्री हो रही है, रूट में एंट्री हो रही है थ्रू एपिब्लेमा, रूट हेयर्स एंड एपिब्लेमा, वहां से एंट्री होती है। फिर वो रेस्पिरेशन तो होगा, क्योंकि वहां पे जो ये जो गैस एक्सचेंज हो रही है वो कैसे हो रही है, डिफ्यूजन से हो रही है, और डिफ्यूजन में कंसंट्रेशन का रोल होता है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये पार्टिकल, ये गैसेज मूव करेंगी। जैसे बच्चों ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा में सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, CO2 आ गई, आती है ना ऑक्सीजन CO2, एयर है, एयर ट्रैप हुई है, तो ऑक्सीजन भी होगी, CO2 भी होगी और भी होगी। तो जैसे ये हमारे पास बच्चों ये सेल्स हैं, कोई भी सेल मान लो, ये गार्ड सेल हैं ये वाले, यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ, ये भी सेल्स ही हैं। अब इन सेल्स में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन तो हर सेल में होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन मैंने केवल कंटिन्यूस होता है। तो क्या होगा, जैसे एयर भी है यहाँ अंदर, तो यहाँ एयर यूज हो रही है, ऑक्सीजन यूज हो रही है, और ऑक्सीजन क्या करेगी, अंदर चली जाएगी। वही सेम चीज यहाँ पे सेल के अंदर क्या हो रहा है, जैसे सेल है, सेल के अंदर तो रेस्पिरेशन ही हो रहा है। दोबारा समझा देता हूँ, क्या होता है, C6 क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन ही हो रहा है, C6H12O6, दिस गिव्स यू क्या हो रहा है, CO2 और H2O, ये बन रहा है। ये तो बनेगा ही ना, प्लस एनर्जी तो निकलेगी, प्लस एनर्जी, ये चीजें निकलेंगी। अब यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, इस सेल में सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन आई है अंदर, CO2 भी आएगी नो डाउट, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, एयर अंदर गई है तो वहां पे और भी गैसेज रहेंगी। पर यहाँ ऑक्सीजन इस सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो रही है। कंज्यूम होगी तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन सेल वो कम हो जाएगा,
और जो एयर अगर बाहर ज़्यादा ऑक्सीजन जा रहा है तो वो सेल में डिफ्यूज हो जाती है, और वो फर्दर फिर ये जो नई ऑक्सीजन गई नई इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को दोबारा ऑक्सीडाइज करेगी CO2H2O में। और यहाँ पे CO2 जो बन रही है उसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर तो यही बन रही है ना, CO2 गैस, और ये CO2 गैस जो सेल से बाहर निकल जाएगी इसी एयर स्पेस में। अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ये CO2 वहाँ यूज हो रही है, अगर फोटोसिंथेसिस डे टाइम में कर रहा है तो ये ऑक्सीजन जो है वहाँ पे जो निकल रही है कुछ अमाउंट ऑक्सीजन का ये यूज कर लेगा ना। और जब फ्लैसिड हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, तो कुछ एयर जो है वो जो ऑक्सीजन जो है वो ट्रैप रहती है, और उसी की हेल्प से जो मैंने क्या बोला प्लांट में एयर स्पेस होते हैं और वहाँ पे ये ऑक्सीजन ट्रैप रहती है, और उसी से वो पूरी रात रेस्पिरेशन करेगा जब तक उसके स्टोमेटा क्लोज। क्लियर है? तो रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट भी करते हैं, क्योंकि जितने भी एनिमल है लिविंग बीइंग है रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिना रेस्पिरेशन के लाइफ नहीं होगी। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर इज रेस्पिरेशन इन फिश। ये फिश है बच्चों, फिश में जो रेस्पिरेशन होती है वो गिल रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन थ्रू गिल। ये गिल्स हैं, ये गिल है फिश के, और ये माउथ है। ये फिश क्या करती है, मैंने क्या बोला कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो कम है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम है, कितना होता है वाटर में, एक्वेटिक एनिमल है 1/8 द अमाउंट प्रेजेंट इन एयर, उसका 1/8 ऑक्सीजन ही ये एक्वाटिक एनिमल को मिल पाता, क्योंकि इतनी ही ऑक्सीजन पानी में घुली रहती है। तो बच्चों सर्दियां हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, गर्मियों के दिनों में ये अमाउंट ऑक्सीजन जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो भी कम हो जाती है, तब इनको और ज्यादा मसल एफर्ट्स करने पड़ते हैं। हम यहाँ पे सिंपल बात कर रहे हैं कि जो फिश है ये क्या करती है, गिल रेस्पिरेशन शो करती है। क्या करेगी बच्चों, गिल रेस्पिरेशन। दिख रहा है ना कौन सी फिश है ये कौन सी फिश है, ऑस्टिस 5 की फिश है, क्योंकि इसमें ओपरकुलम है, गिल जो है ये ओपरकुलम से ढके रहते हैं। और यहां से क्या करेगी बच्चों, ये वाटर अंदर लेके जाएगी, और ये वाटर जो है वो यहाँ से बाहर निकलता जाएगा, गिल सरफेस से बाहर निकलता जाएगा H2O। और जो ऑक्सीजन है, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, वो ये गिल्स जो है इन डिजोल्व ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेगा, और ये सीधा उसकी बॉडी में चली जाएगी, और यहीं से वो सेल टू सेल में जाएगी, और वहाँ पे रेस्पिरेशन तो हो ही रहा है, मतलब ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है हर सेल में, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सेल में कम ही होता है, CO2 बढ़ता है, CO2 बढ़ेगा तो वो डिफ्यूज आउट हो जाएगी सेल से, पर यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो रहा है तो ऑक्सीजन अंदर सेल में चला जाएगा, और वहाँ पे फर्दर जो फूड होगा, स्टोर्ड फूड होगा, उसकी वो रेस्पिरेशन करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। तो बच्चों इट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर, ये टॉपिक समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू contact with me. Thank you. Thanks for watching.